पता कोई गॉड नोस एनीवे. लेट्स गो. लेट्स आस्क आवर फ्रेंड आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस के आसिफ फारूकी साहब, उनसे हम बात करते हैं. आसिफ फारूकी साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. जय हिंद सर, जय हिंद. कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, सब अच्छे हैं. बताइए सर. आप अभी लोग अभी कैसे हैं? सर आपसे एक, पता नहीं आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं. अभी अभी हमारे साथ वो, आप शायद सुन भी रहे होंगे, हमारे साथ चंदन गोस्वामी साहब थे नागपुर से, भारतीय जनता पार्टी के. वो बेचारे बड़ी शिकायत कर रहे थे कि उनके सपोर्टर्स के नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं थे नागपुर में. ये तो अचंभित करने वाली बात है ना सर, ये तो बता. अरे बिल्कुल सही बात है सर. देखिए, ये जो इनकी रियलिटी है बीजेपी वालों की, वो खुल के सामने आ रही है. हम भी गडकरी जी को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं जी. बहुत अच्छा नेता मानते हैं. और बावजूद इसके कि वो बीजेपी में है, उनकी बहुत सी पॉलिसीज हमने उनको बहुत करीब से देखा है. जी. तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है माइनॉरिटीज़ को. ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने, और जो उनका स्वभाव रहा है, जिस तरीके से वो बिहेवियर रहा है, वो बीजेपी की जो गंदी सियासत है उससे दूर रह के उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझको पर्सनल लेवल पे नज़र आई है. जी. और अचानक जब ये सवाल जो आपने किया, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि वो सांप को दूध पिलाना वो वाला हाल है. और ये लोग कभी किसी को नहीं बख्शते. और मेरे ख्याल से एक अच्छे इंसान को ये लोग उस नहज पे लेके जा रहे हैं कि वो नेचुरल तरीके से वो उसको डाई डाउन कर दें. मतलब हो सकता है कि जैसे जी. अभी अभी रूमर्स आ रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब की सीट जो है वो फंसी हुई है शायद. फंसी हुई ना हो तो कम से कम उनको, मैंने देखा है कि हमारे माइनॉरिटीज़ में भी वो इक्वली पॉपुलर है सर. बहुत से माइनॉरिटीज से जो वहाँ पे नागपुर में मैंने बात की, तो जो हेट्रेड बीजेपी के अगेंस्ट में है वो गडकरी के अगेंस्ट में नहीं है. सर वहाँ नागपुर का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. नागपुर में वो सामने नागपुर में एक बहुत बड़ी दरगाह है, उसकी एक रिपेयर करनी थी. बहुत बहुत वहाँ पे वो कुछ उल्टा सीधा कुछ चल रहा था. मिस्टर नितिन गडकरी इंटरवीन, और वो पूरा जो इशू चल रहा था 10 के 15 साल से, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा था, ही सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स. 5 मिनट के अंदर उन्होंने सॉल्व किया. उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसी टाइम पे सब कुछ दे दिया. उनका भैया ये बनाएगा, ये होगा, वो होगा, और मुझे फौरन रिपोर्ट दीजिए. मतलब उस किस्म के आदमी है सर. 2 सेकंड मेरे ख्याल से वो उनका ये सब स्वभाव की वजह से ये माइनॉरिटीज उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती है. जी. और ये चीज़ हमारी इस वक्त की जो पार्टी है सत्ता के अंदर, उनको ये पसंद नहीं है. और ये पूरा प्लानिंग हो रही है कम से कम वो कम वोटों से जीते, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वोटों से जीते. फारूकी जी, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा. हाथ बदलेगा हालात एक जबरदस्त स्लोगन है, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी राहुल जी का. इट इज फंटेस्टिक. और उसमें से सबसे बड़ा पिलर है हिस्सेदारी. हिस्सेदारी न्याय, जो जस्टिस बोले. मगर यहां पर आपके ही हिस्सेदारी न्याय आपको फेल कर दिया आसिफ जी. आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को पूरे महाराष्ट्र में एमपीए ने एक भी सीट नहीं दिया. एक नसीम खान जी को मिलते मिलते वो भी चला गया, वर्षा जी लेके गए. तो क्या ये हिस्सेदारी न्याय आप खुद प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मींस प्रश्न तो होता है बिकॉज हम मानते हैं अपने मैनिफेस्टो सुपर्ब. Manifesto was fantastic for everybody, but you need to do elementary things yourself, Asif ji. सर देखिए, हम लोगों को आप बहुत ही शॉर्ट साइटेड वाले उस रास्ते पे मत लेके जाइए. ये बड़े ब्रॉड जहन से हमको सोचने दीजिए. आज जब 10 किस्म की पार्टियां दूसरे दिमाग की रख के एक हो सकती हैं, तो हम लोग ये हिंदू मुसलमान जो है ये करना बंद कर दें. नो डाउट, एज अ मुस्लिम, एज अ माइनॉरिटी, मुझको भी एक इस बात का एहसास हुआ कि क्यों हमारे साथ में इस किस्म की जाती है. लेकिन इस वक्त माहौल ये नहीं है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान करते बैठे. हमारा जो देश बचाने की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान बचाने की इस वक्त बात सेकेंडरी है. और इस नीयत को देखते हुए जो भी हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, हम उसको बहुत ज़ोरदार तरीके से न सिर्फ मैं वेलकम कर रहा हूँ, बल्कि मैंने बाहर निकल के माइनॉरिटीज़ को देखा है कि उन्होंने ये सब सोचना बंद कर दिया है सर. वो ये देख रहे हैं कि आज माइनॉरिटीज़ इस तरीके से वोट दें कि मोदी जो है वो उसको हरा सके. तो इस किस्म की बातें मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट साइटेड होंगी. और आइंदा जब हम सत्ते में आ जाएंगे या इस पोजीशन में आ जाएंगे, तो हम घर के अंदर बैठ के बात कर देंगे. उसके बहुत से अगर अलग तरीके हैं जिस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सकता है,
न सिर्फ माइनॉरिटी को बल्कि आरिफ नसीम खान जैसे लीडरों के साथ भी जो जाती हुई है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमने सुना है कि राहुल गांधी जी ने उनसे बात करी है, नसीम साहब मान नहीं, वो तो कल थे, वो कल पुणे में थे और उनके साथ बात की है। और क्यों नहीं करेंगे सर, वो मेरे ख्याल से दोनों के संबंध भी पुराने रहे हैं और हमारे ये पुराने नेता हैं आरिफ नसीम जी, और वो बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज आपकी है, ये मैं आपके सामने ये बात रखना क्योंकि आप यूपी से भी हैं। जी सर, उत्तर प्रदेश के जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, जो खबर वहां से आ रही है, उत्तर प्रदेश से जो आ रही है सर, ये सुनने में आया है कि जिसकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी घबरा गई है। अब ये तो आप ही बताएंगे कि असल में घबराई है कि नहीं घबराई। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है क्योंकि सडनली पहले चरण के बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम, प्रधानमंत्री जी का कहना, मुसलमानों के लिए आरक्षण जो दिया गया देवेगौड़ा जी द्वारा कर्नाटक में, उसके बारे में बात करना, ये मुझे लगता है कि ये संकेत है घबराहट का। क्योंकि पहले चरण में और फिर दूसरे चरण में मुसलमानों ने बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करी है, सुनने में ये आया है। उन्होंने सीधा ये देखा है कि यहाँ पे नॉन बीजेपी कैंडिडेट कौन जीत रहा है, उसको जाकर के सबके वोट इकट्ठे पड़े। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के वोट का डिवीजन नहीं होगा। आपको क्या खबर है सर, ये बताएं। सर, मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं जी, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के कुछ लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जी जी, जो बैक साइड पे रहते हैं और हालात का जायजा लेते रहते हैं, वो मेरे कुछ पर्सनल दोस्त भी हैं, आपके भी होंगे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर क्या पोजीशन है, क्या हालात है, हम लोग के लिए कोई संदेश, कोई बात की गई इस तरीके से ख्याल रखे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अरे सर आप हैं कहाँ? बोले आप लोग तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोले आपके लिए तो पब्लिक लड़ रही जी। तो मुझको ये बात उन्होंने बहुत डिटेल में जब समझाई तो मुझको समझ में आया कि ये बड़ी जोरदार बात इन्होंने कह दी। बोले सर आज पब्लिक को खुद एहसास हो गया है कि ये गवर्नमेंट कितनी गिरी हुई है, किस किस किस्म के लोग हैं, कितना ये झूठ बोलते हैं। अब हमारे लीडर्स को बोलने से ज़्यादा ये जो झूठ बातें बीजेपी वाले और ख़ासतौर से टॉप लीडरशिप जो है इनकी बोल रही है, तो एक तो वो कंफर्म हो गई। दूसरे जिस किस्म का इन लोगों का रवैया रहा है फीमेल्स के साथ में और ये लेडीज़ के साथ में जो रेप केसेस आ रहे हैं, तो आंखें गवर्नमेंट पब्लिक की खुल गई हैं सर, और ये मुद्दा वो खुद लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अब फिलवक्त तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसान बात हो गई है, लेकिन ये आगे किस तरीके से इसको इनकैश कराएंगे, कैसे ये बॉक्स के अंदर बंद होगा और इसके क्या नतीजे आएंगे, ये तो 4 जून का ही बाद ही मालूम पड़ेगा सर। ये 1977 की बात है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी ऐसा ही हुआ था कि नई जनता पार्टी बनी थी, उनके पास तो कोई ना कोई साधन थे, ना कोई संगठन था, ना कुछ और था। अलग अलग पार्टियां मिल करके उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके, भले वो अपने दमकिप्पा हो या बागी साहब हो, DS4 हो, इन सब लोगों ने मिल मिला करके और भारतीय जनसंघ हो, सब लोगों ने मिल मिला कर जनता पार्टी बनाई थी। तो ये सामने बात आई कि लोगों ने तय कर लिया कौन जीतेगा, किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब बहुत बड़ी बात है अभी जो करेंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा यूपी बिहार में वैसा ही हो रहा है? मेरे ख्याल से सर हालात उसी तरीके से बन रहे हैं, वरना हम लोगों ने कोई मार्केटिंग नहीं की थी जिस जमाने में राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे जी। लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ से एक पब्लिक का उमांड, वो पॉपुलेशन घुस के आ रही थी, हुजूम चला आ रहा था, तो उस बात के संकेत थे कि पब्लिक कितनी इनसे नाराज है और कैसे परेशान है। और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सर, ये चीजें बहुत ओपन बाहर आ रही हैं। और ये ऑफिशियल ने जिस तरीके से मुझसे कहा कि पब्लिक आपके इलेक्शन लड़ी, आपके नेता कहाँ लड़ रहे हैं? आसिफ भाई, मगर आसिफ जी बात यह है कि जनरल इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद। मोदी जी, अमित शाह जी हर मन से कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में डॉसियर फाइल बेचते थे कि आपके आतंकवाद ये नाम है, वहां से आए, यहां बम फोड़ के चले गए, कैसे बम फोड़ दिया वो वर्णन करते थे। बोले अब डॉसियर बेचने का जमाना गया, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा they believe is the most important thing when general elections are concerned। फारूकी जी, how do you see that? क्या कांग्रेस इस पे compete कर पाएगा? नहीं सर, देखिए
ये इनकी बातों में कोई दम नहीं है। पुलवामा में इतना बड़ा मामला हुआ, आज तक कोई बात खुल के नहीं आई, उनकी चीज़ें क्लियर होके नहीं आई हैं। और जिस तरीके से ये झूठ का पुलंदा ये बोलते रहते हैं, तो हमको तो भरोसा नहीं है। और आप अगर कांग्रेस सरकार का देख लें तो क्या कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से आतंकवाद से डील किया था, क्या वो खराब वो था? बिल्कुल नहीं था सर। 70 साल से उन्होंने अपनी चीज़ों को जिस तरीके से क्लियर करके रखी है, चाइना को और पाकिस्तान को बहुत ओपनली उन्होंने बहुत ही रोक के रखा था। तो मेरे ख्याल से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। टफ डिसीजंस भी लिए हैं। इंदिरा जी ने जिस तरीके से टफ डिसीजन लिया है, ऐसे मोदी जी तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया है, चाहे वो पंजाब के अंदर रहा हो, चाहे पड़ोसी मुल्कों के साथ में रहा हो, चाहे किसी वॉर का मामला रहा हो। आप उठा के देख लीजिए कि ये बड़ा ही सख्त कदम लिया है। तो देश के लिए अगर कोई कदम लेने की बात आएगी तो कांग्रेस सरकार या हमारी जो इंडिया सरकार है वो किसी तरीके से पीछे नहीं रहेगी और बहुत टफ डिसीजन लेंगे। राहुल गांधी जी हर मंच पर संविधान को अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि ये संविधान ने हमको सब अधिकार दिए, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, हर किसी को संविधान ने हक दिया है। सोनिया जी ने हर मंच पे कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है संविधान बदलने के लिए। राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं, इस संविधान को मैं बदलने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा ना। पर मोदी जी भी यही कह रहा है कि संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, मैं इसमें टोटल समर्पित हूं। तो लोग किससे कन्विंस हो? आसिफ फारूकी जी, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं समर्पित हूं संविधान के प्रति, मैं इसे छीनने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी, सोनिया जी कह रहे हैं कि डीप कॉन्स्पिरेसी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, झूठे का तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो कीचड़ उछालते रहे हैं पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, हमारी पॉलिसियों के बारे में, और जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटीज़ को लड़ाया है, हेट्रेड कायम की है, तो मुझको लगता है कि वो बहुत ही आसानी से, और जिस तरीके से वो टिप्पणी करते रहे हैं संविधान के ऊपर, सीए एनआरसी के ऊपर, कि हम इस तरीके से लगाएंगे, तो ये पब्लिक के दिल में बहुत ही डर है। और उस डर को दूर करने के लिए राहुल जी ने संविधान की जो बुक है, बल्कि हर कैंडिडेट से अपने कहा है कि उसके अपने साथ में रख के और कसम खा के तुम फॉर्म भरो कि हम ये बदलने नहीं देंगे और हम लोग इसके लिए अपनी जान दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। तो आपके मुताबिक आज की तारीख में जो मैसेज है, संदेश जो है कांग्रेस का, वो लोगों तक जा रहा है सर? सर बहुत आसान, बहुत अच्छे से जा रहा है सर, कि संविधान को हमको बचाना है और मुल्क को जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन से, बल्कि आपस में लड़ा के जिस तरीके की वो बर्बादी करना चाहते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो उसूल थे, जिस तरीके की उन्होंने इस संविधान को बचा के यहाँ तक लेके आए थे, वो उसको खुर्द-बुर्द ना हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना कर पाए। तो हम लोगों को इस किस्म के कदम उठाना पड़ेगा, और उस मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट और इंडिया ब्लॉक जो है बहुत सख्त है सर। 2009 में उत्तर प्रदेश के अगर नतीजे देखे जाएं तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, 2009 में। आपको लगता है कि इस बार, तो आप खैर सिर्फ 17 सीटें लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार 10 या 15 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? सर आप कांग्रेस की सिर्फ मत जोड़िए, आप इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए सर। और क्योंकि हम लोग मिल के लड़ रहे हैं सर चारों तरफ से, और वो जैसे एक शेर है ना सर कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें एक तूफान खड़ा हुआ है और सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ कांग्रेस हो या ये एनसीपी हो या शिवसेना हो, शिवसेना में भी कौन सी सेना है, बल्कि मैं आज रास्तों पे से गुजर रहा था तो मैंने एक घड़ी देखी और उस पर 150 लोग थे, तो मैंने कहा देखो चलो ये अपनी पार्टी जा रही है। तो किसी ने मुझको टोका नहीं, अपनी पार्टी नहीं है ये, दूसरे की पार्टी है, ये तो चेंज हो गई। तो मेरे जैसे आदमी को जब कन्फ्यूजन है तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके न सिर्फ हमारे दिलों में रख दिया है सर, पार्टियों के बीच में कितना कन्फ्यूजन इस गवर्नमेंट ने करके रख दिया है और बहुत ही भोंडे तरीके से किया है।
मैं तो ये नहीं उंगली उठाऊंगा कि इलीगल तरीके से किया है, लेकिन मैं ये बोलने में मुझको कोई डर नहीं है कि बड़े भोंडे तरीके से सारी पार्टियों को इन्होंने अलग करके रख दिया है सर। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड सर, उत्तर प्रदेश की बात जरा कर लें, क्योंकि सर देखिए ऐसा है कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर ये अगर आपने हिंदी बेल्ट में स्पेशली उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी की 64 सीटें आई थी, अगर इंडिया अलायंस ने वहां पर उनकी 10 या 15 सीटें भी कम कर दी तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। करेक्ट, मुझको ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल होगी सर। तो आपको लगता है कि आप लोग सफल होंगे इसमें? मतलब हम लोग को लगता नहीं, बल्कि अब तो धीरे धीरे हमको ये लग रहा है कि थोड़ा और वक्त मिल गया तो हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट बना सके सर, इंडिया ब्लॉक। क्या बात है सर। आसिफ जी, सबसे बड़ा चैलेंज अमित शाह जी का कहना है कि इफ द इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस कम्स टू पावर, दे विल ब्रिंग बैक आर्टिकल 370 वापस लेके आएंगे। ट्रिपल तलाक जो हमने अबॉलिश किया है, ट्रिपल तलाक को आप वापस लेके आएंगे। CAA आप कानून को रद्द कर देंगे, NRC आप रद्द कर देंगे, आप न्यू क्रिमिनल लॉज जो लेके आए अमित शाह जी उसको आप रद्द करेंगे, जो चिदम्बरम जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया वी आर गोइंग टू स्क्रैप इट। तो ये ट्रिपल तलाक हो गए, आर्टिकल 370 हो गए, CAA हो गए, UAPA हो गए, NRC हो गए, ये अगर आप वापस लाएंगे तो अमित शाह जी और बीजेपी का कहना है यू विल बी जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात है, नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है, उसको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आसिफ जी, कैसे आप कन्विंस करोगे लोगों को? सर, मैनिफेस्टो में हमारे बहुत क्लियर जो चीजें हैं वही होने वाली हैं। ये झूठ बोलते रहे, इनके आप सुनते रहिए सिर्फ। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा सर। आप ट्रिपल तलाक को इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, अरे मुसलमानों में कितने % तलाक होती है सर, और उसके ऊपर आपने क्या करके दे दिया है कि आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपके पास बड़ा सा माइक है, आपकी आवाज ज्यादा निकल रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा काम करके दे दिया है। 70 सालों में हिंदू जो है खतरे में नहीं था। आज हर वक्त हर कोई भी आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सर कहाँ गए आप? कब खतरे में थे और कब हैं? आज मुझको लगता है ज्यादा आप खतरे में हैं। हिंदू आज ज्यादा खतरे में है कि उनके बाल बच्चे जो है काम से निकल के इस गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, और अपनी जो मेन लाइन है, स्ट्रीम लाइन जिसमें वो काम काज करते थे, उससे दूर भागते जा रहे हैं, जिसका खमियाजा उनको आगे चल के बहुत बड़ा भरना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि आपने ये बात कही है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा को मन नहीं था आपसे पूछने के लिए। सर ये क्या बात है कि जब बीजेपी सरकार में आती है हिंदू खतरे में आ जाता है, ये क्या चक्कर है? नहीं सर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि हिंदू खतरे में है, ये बात तभी आती है जब बीजेपी की सरकार होती है, उसके पहले नहीं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है सर इनकी। आपको लगता है चलिए हिंदुओं की बात छोड़िए, आपको लगता है मुसलमान खतरे में? क्या 24 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। आरिफ साहब, आसिफ साहब जी सर, मैंने कहा ना कि एक टिकट नहीं दिया तो इतना बड़ा वावेला मचा के रखा है। खुद मैंने बीजेपी वालों को कहते सुना कि देखिए कुछ नहीं दिया। अरे साहब, आप हमको क्यों बोल रहे हैं? हम लोग की एक अलग पॉलिसी है। हम लोग इस वक्त बड़े तूफान से जूझ रहे हैं, उस तूफान को हमको दूर करना है, और वो सिर्फ एज अ मुसलमान नहीं होने वाला सर। उसमें हमको हर जात, हर बिरादरी का साथ चाहिए, न सिर्फ उनका चाहिए बल्कि आपका चाहिए, अगल बगल सारे का चाहिए। और इसलिए नहीं चाहिए कि हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में, इसलिए चाहिए कि ये मुल्क खतरे में है सर। माओइस्ट टेंडेंसीज, राहुल गांधी जी माओइस्ट आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ा रहे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, आसिफ जी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, राहुल जी का कहना है कि 1% इज होल्डिंग 40% ऑफ द वेल्थ, और मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है ये माओइस्ट टेंडेंसी है, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये छीन के जो वेल्थ है, वहां आपके एक्सरे मशीन, कांग्रेस के एक्सरे मशीन हर घर में जाएगा और मंगलसूत्र और स्त्रीधन को छीनेगा। इनहेरिटेंस टैक्स 55%, मरने के बाद सरकार 50% आपका प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। ये माओइस्ट टेंडेंसी है। ये टेंडेंसीज जहां पर पैदा हुआ वो खत्म हो गया वहां पर। यहां पर राहुल गांधी जी इस चीज को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरेंट टैक्स?
I can't hear you. We can't hear Mr. Faruqi. Can somebody please check the audio? Please, thank you very much. इकोनॉमिक Right, we could by hear the him. experts, sir. Yes, we we can hear you. इकोनॉमिक पॉलिसी है जी, वो हमारे एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे और रेस्ट हमारा मैनिफेस्टो के अंदर पूरा लिखा हुआ है। उनके झूठ बोलने से, उनके प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बेचारे जो सीधे साधे हमारी जनता है उनको थोड़े बहुत बहका सकेंगे, अदरवाइज इस जनता को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस की इकोनॉमी पॉलिसी बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी रहती है। लेकिन एक चीज है सर, इसमें बहुत बड़ी चीज है। एक, अगर आप लोग सफल होते हैं तो क्या है कि लोगों से आपसे क्या उम्मीद है, ये मैं आपको बताता हूं, आगे आप इसका जवाब देंगे। असली उम्मीद लोगों की क्या है कि आप पब्लिक सेक्टर को रिस्टोर करेंगे। जैसे पहले पब्लिक सेक्टर कंपनीज हुआ करती थी, BHEL थी, बाल्को थी, अलग अलग हमारी ONGC थी, हमारी जितनी ऑयल कंपनीज थी, सवर्ण कंपनी जितनी थी हमारी, जिनको ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा जाता था, इन सब को आप रिस्टोर करेंगे ताकि लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको आप परमानेंट करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो गया है, सरकारी नौकरी में भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गिव रिजर्वेशंस। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, ओल्ड पेंशन स्कीम जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग रीइंट्रोड्यूस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर आप लोग गंभीर हैं, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम आई है उससे पूरी जनता त्रस्त है। और तीसरी चीज, जो अग्निवीर स्कीम है, इसकी जगह पर आप असल में जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम है फौज की, उसको वापस लाएंगे। अब आप बताएं सर, आपके सवाल से मेरी चीज एक तो क्लियर हो गई कि पिछली जो गवर्नमेंट हमारी रही है 70 साल वाली, उसमें यह इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी थी जी। और इस बात को देखते हुए मुझको लगता है कि हम अपनी PSU रिस्टोर करेंगे, रेलवे की सर्विसेज को रिस्टोर करेंगे। GST जो आया है ये बहुत ही अच्छा और सही साधन है, उसके अंदर उसको हम लोग और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और इनकम को इंक्रीज करने के जराए पैदा करेंगे सर। और चलते चलते ये भी बता दें सर, इंडिया अलायंस की कितनी आ रही हैं सर सीटें? आपने कहा कांग्रेस के बारे में मत पूछना, इंडिया अलायंस के बारे में पूछ रहा हूँ। बस वो जितनी मोदी जी अपनी बोल रहे हैं, हम लोग की आप सोच लीजिए उतनी हमारी आ रही है। क्या बात है साहब, क्या बात है। You want to give a one-line comment on वन लाइन सर, आप वो आजकल मोदी जी हम लोग के बारे में यही सब बोल रहे हैं, उनकी बातें हमारे लिए सोच लीजिए। जो उन्होंने अपने बारे में कहा है सब हमारी तरफ है सर। जी बिल्कुल, लेकिन आपका मैनिफेस्टो पॉपुलर करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए उनको। आज तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा गया जितना मोदी जी के बोलने के बाद पढ़ा गया सर, मानना पड़ेगा। क्योंकि ये सर मोदी जी और यहाँ की जनता को आप शाबाशी दीजिए। आई एम थैंकफुल टू ये जनता जो इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और उनकी बातों को देख के हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और बहुत ही अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से आज अच्छे दिन हमारे आ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय। थैंक यू। मोदी जी घबरा Mr. Asif Faruqi, and very confident Mr. Asif Faruqi is not. He's an eternal diehard congressman. Yes, he is. But I hope they do better. That's all that I'm saying. I don't really see them winning, but I hope they do better. You need a strong opposition in the country, whether you like it or not. And at the moment, with us, our